Hello everyone, this is the second case of amalgamation in nature of purchase. In earlier discussion we talked about amalgamation in nature of merger and today we are going to discuss over amalgamation in nature of purchase. मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था परचेज के केस में क्या होता है कि ट्रांसफेरी कंपनी ट्रांसफेरर को एक्वायर्ड कर लेती है कंप्लीटली, इसी को हम लोग बोलते हैं amalgamation in nature of purchase. So some journal entries are changed here. In earlier one we have discussed some different entries in books of transferee. ये transferee की books की entries हैं, but in nature of purchase कुछ अलग entry होती हैं. जरा देखते हैं कौन कौन सी different entries होती हैं. और transferer के यहाँ in both cases whether it is merger or purchase, amalgamation in nature of merger or amalgamation in nature of purchase, in both cases the entries are same, but in books of transferee there is some differences. So now let's see. First entry, business purchases account debit to liquidator of transferor company account. In earlier case we write down there business merger, here it is business purchases. Amount कौन सी आएगी? नेट परचेज कंसिडरेशन या परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड होगा दोनों के बीच में, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के बीच में, वही अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, वही अमाउंट यहाँ पर दिखा दी जाएगी. सेकंड आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या करना होगा, ये देखना होगा कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटी, बिकॉज इट इज नॉट अ केस ऑफ मर्जर. तो यहाँ पे लायबिलिटीज आएंगी, रिजर्व्स एंड फंड्स नहीं आएंगे. अगर आपको ध्यान हो तो जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है वीडियो, उसमें वेरियस एसेट्स, वेरियस लायबिलिटीज, वेरियस रिजर्व्स एंड फंड्स लिखे थे, बट यहां आप ध्यान से देखिए रिजर्व एंड फंड्स नहीं लिखे हैं, बिजनेस परचेज लिखा हुआ है. बिजनेस परचेज मतलब यही वैल्यू. अब अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है आफ्टर राइटिंग दिस एंट्री, सो गुडविल में चला जाएगा ये डिफरेंस, ये डिफरेंस या बैलेंसिंग फिगर, गुडविल अकाउंट डेबिट इफ बैलेंस इन डेबिट साइड. और अगर मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो यही डिफरेंस कैपिटल रिजर्व कहलाएगा. क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग फिगर. इज दिस क्लियर टू ऑल? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिफरेंस डेबिट साइड में है तो दैट कम्स अंडर गुडविल हेडिंग, और अगर बैलेंस क्रेडिट में है तो दैट कम्स अंडर कैपिटल रिजर्व. इज दिस क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ वी गो फॉर थर्ड एंट्री, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन. यहां परचेज कंसीडरेशन का पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट कैसे होगा? ये चार में से कोई भी तरीका, या तो चारों का यूज कर सकते हैं कि लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को शेयर्स दे दें, प्रेफरेंस शेयर्स दे दें, डिवेंचर्स दे दें, बैंक के थ्रू पैसे दे दें, और या कोई भी एक तरीके से केवल शेयर्स दे दें या केवल बैंक दे दें, या पार्टली शेयर्स पार्टली बैंक से पैसा दे दें. जैसा क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंशन करेंगे. एक क्वेश्चन माइट भी आपके मन में आ रहा हो कि यहाँ पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा, क्योंकि कल हम मतलब जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जर्नल रिजर्व लिखा था. सो क्या डिफरेंस है, जनरल रिजर्व क्यों लिखा और यहाँ गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्यों लिखा? क्योंकि मर्जर का केस है तो जो भी कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा वो कंपनी बियर करेगी. सो ना तो उसके लिए वो प्रॉफिट है ना ही उसके लिए लॉस है, इसीलिए उसने उसको जनरल रिजर्व से डिनोट किया कि जनरल रिजर्व या तो क्रेडिट हो जाएगा या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा. बट नाउ इट इज अ केस ऑफ परचेज, और जब केस ऑफ परचेज होगा तो अगर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो वाई वी आर पेइंग मोर? बिकॉज ट्रांसफरर कंपनी हैव सम गुडविल. And why we are paying less? Because company does not have any goodwill, so we are getting the profit. मतलब ट्रांसफेरी कंपनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व को शो कर देती है डेबिट और क्रेडिट साइड में फॉर शोइंग द परचेज मैथड, कि ये परचेज मैथड है, ये मर्जर का मैथड नहीं है. इसीलिए रिजर्व्स नहीं लिखे जाते, रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होंगे इन केस ऑफ परचेज. इन केस ऑफ मर्जर रिजर्व्स भी लिख लिए जाते हैं, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जितने भी तरह के रिजर्व्स होते हैं, फंड्स होते हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस एंट्री. ओके, नाउ वी गो फॉर फोर्थ एंट्री. ये एक स्पेशल एंट्री और यहाँ पे होती है जो आपने मर्जर के केस में नहीं की थी, यहाँ करते हैं. कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो स्टैट्यूटरी नेचर के होते हैं, जो ऐसे रिजर्व होते हैं जो ट्रांसफेरर ने अगर बनाए हैं तो
उनको वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देता है कि ट्रांसफरी शुड कंटिन्यू विद दैट, इसीलिए इनको स्टेचुरी रिजर्व्स कहते हैं। दे आर जस्ट लाइक लिटिल बिट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो नहीं कहते क्योंकि ये रिजर्व्स होते हैं, बट ये लाइबिलिटी की तरह होते हैं कि इनको लेना ही है। किसको लेना है? ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफरर से लेने ही पड़ेंगे। उनकी एक स्पेशल एंट्री अलग से हो जाती है, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू वेरियस स्टेचुरी रिजर्व्स अकाउंट। इसमें डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व्स हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रिजर्व्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर के होते हैं, स्पेशल नेचर के होते हैं, वो इसमें आते हैं। लेटर ऑन वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह के रिजर्व्स के बारे में। और लास्ट की 2 एंट्रीज तो हम लोगों ने मर्जर के केस में भी देखी है कि अगर एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अगर होते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन टू बैंक एंट्री कर दी जाती है, और अगर डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी को डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी डिस्चार्ज किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सो दीज आर द एंट्रीज विच वी पास्ड in case of purchase, in case of amalgamation in nature of purchase in the books of transferee company. So अगर हम तीनों केसेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया amalgamation in nature of merger हो या purchase हो, in both cases journal entries in the books of transferor। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसफरी की बुक्स की एंट्रीज देखी, मर्जर के केस में एंट्रीज और परचेज के केस की एंट्रीज देखी। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसी लाइबिलिटीज, रिजर्व्स और स्टेचुरी रिजर्व्स होते हैं जो हमें ट्रांसफरर से ट्रांसफरी में ट्रांसफ़र करने हैं। ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफ़र करती है एट द टाइम ऑफ परचेज केस, क्योंकि मर्जर में तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि मर्ज हो रही है कंपनी और वहाँ पे ट्रांसफरर विल मेक बिजनेस कंटिन्यू in new company, in transferee company, but in case of purchase transferee company continue रहेगी अपने नाम से और ट्रांसफरर को उसमें पार्ट नहीं मिलेगा। एक्वायर्ड पार्ट में, एक्वायर्ड कंपनी में न्यू, मतलब वहाँ पे नई कंपनी तो बन नहीं रही है। केस ऑफ परचेज, तो परचेज कंपनी में जो ट्रांसफरी होगा वो केवल वही आइटम्स लेगा जो लाइबिलिटीज़ हैं या इस तरह के स्टेचुरी रिजर्व्स हैं जो कंपनी ने क्रिएट किए थे, ट्रांसफर कंपनी ने क्रिएट किए थे। लेकिन जो फ़ायदे थे, जनरल रिजर्व्स थे, एसपीआर था, और जो भी ऐसे रिजर्व्स बनाए थे जो आउट ऑफ प्रॉफिट थे वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे इस परचेज के केस में। वो अब कौन कौन से ऐसे हैं तो उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एमलगमेशन इन केस ऑफ परचेज। मैंने अभी कहा था आपको परचेज के केस में कि कुछ ऐसे रिजर्व्स या प्रोविजंस होते हैं विच लुक्स लाइक अ रिजर्व बट दे आर द लाइबिलिटीज, राइट। सो ट्रांसफरर ट्रांसफेरी को परचेज के केस में, मर्जर के केस में तो सभी कुछ ट्रांसफेरी को लेना पड़ता है, चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, बट यहाँ पे कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो आपको देखने में लगते हैं कि दीज आर द रिजर्व्स बट दे आर नॉट द रिजर्व, दे आर द लाइबिलिटीज। सो हियर इट इज 3 columns are there: reserves, funds and provisions which are treated as liability, reserve funds provision which are not treated as liability, and statutory reserves. Statutory reserves मतलब जो कंपलसरी है बिजनेस को रन करने के लिए, रिलेटेड विथ योर बिजनेस। आपने अगर कोई बिजनेस कर रखा है तो दीज आर द मैंडेटरी एंड यू हैव टू क्रिएट इट एंड यू हैव टू ट्रांसफर टू द other company also if any company acquired the business or amalgamated or merger is there. परचेज का केस हो, मर्जर का केस हो, ये आपको ट्रांसफर करने हैं। सो वन बाय वन वी विल सी इट। सबसे पहले रिजर्व्स, फंड्स, प्रोविजंस विच आर ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी की तरह माने जाते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पेंशन फंड, वर्कर्स डिविजिबल फंड, employees saving deposits, public deposits, leasehold redemption fund and workmen security deposit। ये कुछ नाम दिए हैं, आप ध्यान से देखें तो ये liabilities हैं, but looks like a reserve, looks like a fund, but these are the liability and these are considered as a liability when transfer the business. So
these items comes under liability. यहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, पेंशन फंड, वर्कर्स डिविजिबल फंड, एम्प्लॉयज सेविंग डिपॉजिट. सो आप ध्यान से देखें, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का सेविंग डिपॉजिट, एम्प्लॉय का पेंशन फंड, वर्कर का डिविजिबल फंड, वर्कर में डिवाइड करना है, वर्कमैन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये ऐसे नाम है, लीज होल्ड रिडेम्पशन फंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ये सब के सब अगर इनका ध्यान से देखें तो एक तरीके का कोई फंड है विच इज पेड आफ्टर अ सर्टेन टाइम बाय कंपनी, राइट. पीएफओ प्रोविडेंट फंड हो, पब्लिक पेंशन फंड हो, या डिपॉजिट्स हो, पब्लिक डिपॉजिट्स हो, एम्प्लॉयज सेविंग डिपॉजिट्स हो, या प्रोविडेंट फंड हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो, you have to pay after a certain time. So these are the liability, right? Now these are the reserve funds provision which are not liability. These are kept by business itself. ये ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं in case of purchase. In case of merger में transferee will take it, but in case of purchase transferee will not get these reserves. ये कौन कौन से हैं? General reserves, reserve funds, capital reserves, contingency reserves, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, इंश्योरेंस फंड. अब आपको लगेगा सर अभी वर्कर्स की बात आप कर रहे थे, यहाँ भी वर्कर आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो ध्यान से देखिए, दीज आर द कंपेंसेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी आउट ऑफ रिजर्व, आउट ऑफ एक्स्ट्रा बैलेंस कंपनी हैज. सो कंपनी इज पुटिंग इट्स ओन एफर्ट फॉर compensating the workers, but these are not created by workers. These are the reserves which are created by the workers, so it becomes liability. It is made by company, so it is become reserve, right? It's up to company whether company distribute them or remain with company these funds, these reserves. So debenture redemption fund, capital redemption reserve, security premium reserve, development rebate reserve and accident compensation fund, right? ये कंपनी ने क्रिएट किए हैं आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट. स्टेटमेंट ऑफ पीएल से बनाते हैं कंपनी इन चीज़ों को, जो पीएल ट्रांसफर किया था बैलेंस शीट में, प्रॉफिट ट्रांसफर किया था बैलेंस शीट में, नेट प्रॉफिट आने के बाद वहां से क्रिएट किए जाते हैं. सो इट्स अप टू कंपनी वेदर कंपनी वांट टू होल्ड देम और वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, ये कंपनी के ऊपर है, इसीलिए इनको रिजर्व्स कहते हैं. इज दिस क्लियर? एंड दीज आर द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स विच आर मैंडेटरी, विच इज यू कैन से created by law, created by any special act. So these are the reserves which have to be transferred to transferee company. And मैंने जो भी एंट्री आपको कराई थी, amalgamation adjustment account debit to statutory reserves account, various statutory reserves account, वो यही एंट्री थी. ये होते हैं डेवलपमेंट अलाउंस, रीबेट रिजर्व, अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलाउंस है तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व एंड फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व. सो इनको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की कैटेगरी में रखते हैं. सो इस तरीके से ये तीन कैटेगरी है रिजर्व्स की. हम लोगों को ध्यान किस में रखना है? मर्जर के केस में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मर्जर के केस में लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाती हैं, ट्रांसफरी को रिजर्व्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ परचेज, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में ध्यान रखिएगा, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और लाइबिलिटीज वाले जो रिजर्व्स हैं वो ट्रांसफर होंगे, ये ट्रांसफर नहीं होंगे. सो इसलिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत थी, राइट? सो ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस amalgamation chapter. Now we will see the questions. Let's see how we do these questions.